4,000 करोड़ में बन रही रामायण का ट्रेलर को देखकर जहां हम लोग उसकी कमियां निकाल रहे हैं, वहीं ग्लोबल और पाकिस्तानी ऑडियंस इसे मास्टरपीस बता रहे हैं। और एक भाई ने तो इतना बड़ा पोस्ट कर दिया कि कैसे ये इंडिया की सेकंड आदि पुरुष होने वाली है। वैसे देखा जाए तो 19-20 का ही तो फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। इंडिया में क्या हो रहा है ये आपको पता ही होगा, इसलिए आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिएक्शंस दिखा देता हूँ। Like that is an absolute banger. क्या बोलूं यार, स्पीचलेस बहुत मुझे बेहतरीन लगा। I got to debut this trailer at San Diego Comic-Con. It's selling epic, it's giving epic. अभी ये कोई नॉर्मल क्रिटिक नहीं थे। इन लोगों ने क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी को जमकर क्रिटिसाइज किया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही क्रिस्टोफर नोलन का नाम सुने वैसे ही चाटना शुरू कर दिए। तो भाई ऐसा है क्या जिससे ये फिल्म वेस्टर्न और पाकिस्तानी ऑडियंस को इतनी बढ़िया लग रही है लेकिन हमें नहीं। नंबर 5 पॉइंट पे जो है फैंटेसी वर्सेस फेथ। हम इंडियंस को रणवीर कपूर एज लॉर्ड श्री राम सूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1987 में आई रामानंद सागर वाली रामायण में अरुण गोविल ने प्रभु श्री राम के रूप में ऐसा अभिनय किया है कि हमारी उनसे भगवान के रूप में आस्था जुड़ चुकी है। और ऐसा नहीं है कि 1987 के बाद से कोई रामायण नहीं बनी, उसके बाद केवल हिंदी में ही रामायण के 12 संस्करण बन चुके हैं। लेकिन इतने सारे एक्टर्स द्वारा श्री राम का रोल प्ले करने के बावजूद भी अरुण गोविल इज द ओजी। और जब आस्था की तुलना करने के लिए एक ऐसा एक्टर हो तो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो बनती है। और मेरी ये बात लिख कर ले लो, चाहे कोई भी एक्टर लॉर्ड श्री राम का रोल करे, वो अरुण गोविल जैसा कामनेस और फेथ बना ही नहीं पाएगा। लेकिन वेस्टर्न लोगों ने 1987 वाली रामायण नहीं देखी, जिससे उनका कंपैरिजन ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए टॉम हॉलैंड या फिर एंड्रू गारफील्ड को स्पाइडरमैन के लिए हमेशा टोबी मैगवायर के नीचे ही रखा जाएगा। अभी रायन गॉसलिंग भले ही घोस्ट राइडर बनकर कमबैक कर ले, लेकिन फिर भी निकोलस केज वाले घोस्ट राइडर को ही बेस्ट मानेंगे लोग। सिंपल सी बात है, जिन्होंने रामानंद सागर वाली रामायण देख ली है वो कभी भी किसी एक्टर को कंप्लीटली लॉर्ड श्री राम के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। नंबर 4 रीजन है दी आदि पुरुष ट्रॉमा। खूब रावत भाई साहब ने आदि पुरुष के नाम पर हमें ऐसा गहरा घाव दिया है ना, वो अभी तक भरा नहीं है। मतलब उस मूवी ने हमें अंदर से ऐसा खौफ और ट्रस्ट इशू बैठा दिया है कि अब हम हर एक सीन माइक्रोस्कोप लगाकर देख रहे हैं। ट्रेलर में हनुमान जी मतलब सनी देओल नहीं दिखे, अरे पक्का इसका VFX खराब होगा इसलिए छुपा लिया उन्होंने। लंका का डिजाइन थोड़ा सा अलग है, ये भाई अब तो कंफर्म हो गया कि आदि पुरुष 2.0 है। जबकि जो वेस्टर्न है या फिर जो बाहर के ऑडियंस है उनके पास आदि पुरुष वाला कोई बैगेज है या फिर PTSD है ही नहीं। वो इसे एकदम फ्रेश नजरिए से देख रहे हैं। उनके लिए ये एक न्यू स्टोरी ग्रैंड इपिक फैंटेसी है। 4,000 करोड़ का तगड़ा बजट और 8 ऑस्कर जीतने वाली कंपनी डीनेज के विजुअल्स हैं, वो इसे किसी पुरानी खराब मूवी से कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं। 3rd पॉइंट इज डायलॉग डिलीवरी। रणवीर कपूर की राम वाली टोन पर बहस चल ही रही थी, लेकिन अब सबसे बड़ा बवाल है यश को लेकर के। ट्रेलर का जो मेन हाईलाइट था वो था रावण। अब बाहर वाले को यश का और उनका स्वैग देखकर फुल लार्जर देन लाइफ वाली फीलिंग आ रही है। उन्हें डबिंग या फिर लैंग्वेज की बारीकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इंडियंस को क्या खटक रहा है, यश की हिंदी डबिंग। डायलॉग सुनते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे रावण नहीं, टॉक्सिक वाला रॉकी भाई सीधे लंका के सेट पर आ गया हो। वो रावण वाली भारी भरकम और खौफनाक शुद्ध हिंदी वाली आवाज होनी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ी मिसिंग लगी। नंबर 2 इज हॉलीवुड लेवल VFX। अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो विजुअल्स बहुत ज्यादा स्मूथ और पॉलिश लग रहे हैं। अब वेस्टर्न ऑडियंस तो मार्वल, DC, ड्यून जैसी फुल CGI वाली फिल्में देखकर बड़ी हुई है, तो उनके लिए ये सुपर पॉलिश लुक एकदम गुड लुकिंग है।
एकदम वर्ल्ड क्लास है। पाकिस्तानी रिएक्टर्स भी इसलिए पागल हो रहे हैं क्योंकि इंडिया वाले किस लेवल पे पहुंच गए हैं, इसको देखकर उन्हें थोड़ा शौक तो लग रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बाहुबली, कल्कि जैसा थोड़ा रॉ, थोड़ा रॉस्टिक और रियल लगने वाली फिल्म। डीनेज ने इसके वीएफएक्स को इतना क्लीन कर दिया है कि हमारे कई भाइयों ने तो इसे हाई एंड वीडियो गेम के कट सीन से या एआई जनरेटेड तक कह दिया है। और अब आते हैं नंबर 1 वाले पर, हमारा दोगलापन। बट उससे पहले मोर देन 90% लोग वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब ब्रो। अभी क्रिस्टोफर नॉलन की हॉलीवुड पिक्चर आई दी ओडिसी, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड थी। अब हमारे यहाँ लोग नोलन के नाम पर ही पागल हो गए थे, उसे मास्टरपीस और सिनेमा का बाप बता रहे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि खुद ग्रीक लोग क्रिस्टोफर नोलन को गालियां दे रहे हैं कि उन्होंने उनकी माइथोलॉजी और हिस्ट्री को एकदम कबाड़ा बना दिया। और यहाँ क्या हो रहा है, हमारे मेकर्स ने हॉलीवुड लेवल की रामायण बनाई, तो हम इंडियंस उसमें कमियां निकालकर कचरा बोल रहे हैं। लेकिन उधर के ऑडियंस सिनेमैटिक वंडर कह रही है। मतलब ठीक है, तुम्हारे इतिहास को पर्दे पर लाने में कुछ कमियां आई है, लेकिन यही कमी जब किसी और आईमैक्स डायरेक्टर से आ रही है तो म्यूजिक, एक्शन, Oh my god, wow. सिनेमेटोग्राफी, Wow. अगर वो चीज आपको फैंटेसी और कूल लग रहा है तो ये सिंपल तुम्हारा दोगलापन है। तो भाई लोग, नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी इसे एक ग्लोबल फिल्म बनाना चाहते हैं और वो ग्लोबल ऑडियंस को पसंद भी आ रही है और आना भी चाहिए, क्योंकि ये बात मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है। ये मूवी इंडिया में मैक्स टू मैक्स 1000 से 2000 करोड़ के ऊपर नहीं जाने वाली है। इसको मेजॉरिटी कलेक्शन ग्लोबल ही करना पड़ेगा। ये था मेरा ओपिनियन, तुम्हारी क्या राय है? क्या ये सच में आदिपुरुष 2.0 है या मैं ही कुछ ज्यादा निटपिकिंग कर रहा हूँ? कमेंट्स में बता देना।